आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। कल ये मॉड्यूल पूरा हो जाएगा तो 3 मॉड्यूल पूरे, लास्ट मॉड्यूल बचेगा। तो कंजर्वेशन थ्रू एजेस, आज हम एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की बात करेंगे। देखो, कंजर्वेशन की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, मैं अभी इसको बताता हूँ। पहले फिलहाल प्रमोशन तो थोड़ा सा कर लूँ। ट्विटर पे आ गया हूँ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। और टेलीग्राम पे आप आइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आप क्या लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, मैं खाली समझाता हूँ। वो पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट नोट कर लिया करिए। देखो, कंजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमको कंजर्वेशन को समझना पड़ेगा। कंजर्वेशन की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। कंजर्वेशन है क्या? कुछ लोग बोलते हैं कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड नेचर। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली है क्या? मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी द्वारा, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दी गई है, कि मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन यूज ऑफ द बायोस्फीयर so that it may yield the greatest sustainable benefit while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future resources या future generation, सॉरी, कि आपको अपना environment, अपना बायोस्फीयर बचाना है ताकि आप बेनिफिट, सस्टेनेबल बेनिफिट, एक ऐसा बेनिफिट बचेगा environment तो आपकी फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो बेसिकली प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम दोनों है ये। हमको वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है और नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना है। तो दोनों ही डेफिनेशन इसमें, दोनों ही पैरामीटर इसमें फिट बैठ जाएंगे, ठीक है। हम अपने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, बैलेंस बिगड़ता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं हमारे इन्वायरमेंट और को लगातार कंजर्व करते जा रहे हैं। देखो, एक्चुअली एक डिबेट थी, नॉर्दर्न कंट्रीज जिनको डेवलप्ड कंट्रीज भी बोला जाता है और सदर्न कंट्रीज जिनको डेवलपिंग कंट्रीज भी बोला जाता है। एनर्जी कंजम्पशन, देखो डेवलप्ड कंट्रीज ने तो भयानक एक्सप्लॉयटेशन किया है। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इतने बड़े बड़े शहर जो बनाए हैं वो सब पेड़ों को काट के बनाए हैं। तो भाई वो तो चाहेंगे ही कि जितना हो सके हम एक्सप्लॉयटेशन करें। लेकिन धीमे धीमे ये समझ में आने लगा दोनों को, नॉर्दर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, सदर्न कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट को बचाना। थर्ड वर्ल्ड जिसमें भारत आ गया वो भी बोल रहा था, भाई देखो वर्ल्ड दो में डिवाइडेड था कोल्ड वॉर के समय। एक तरफ अमेरिका था, कैपिटलिज्म तो मतलब ही होता है प्रॉफिट करेगा वो, क्या उसको फायदा कंजर्वेशन से, उसको कोई लेना देना नहीं है नेचर से। वो तो बोलेगा कि हटाओ उठा के सब एक्सप्लॉइट करो। तो कैपिटलिज्म तो उसी से ही चलता है, नेचर से ही तो कैपिटलिज्म है, वहां से ही रॉ मटेरियल्स आएंगे। वुड का बिजनेस है तो लकड़ी वहां से आएगी, फर्नीचर का बिजनेस है तो लकड़ी, तो कैपिटलिज्म सब यहीं से चलता है। तो वो तो चाहेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन हो। इधर सोवियत था, सोवियत का भी यही है, उनको भी आगे बढ़ना था। थर्ड वर्ल्ड इंडिया था, इंडिया जो था वो इंडिया जो था, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो थोड़ा कंसर्न थे कि एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। अभी मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा। देखो, हमारे यहां नेचर को ना बहुत ऊपर समझा गया है, अभी मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की यहाँ पे रिपोर्ट आई, जिन्होंने नॉर्दर्न और साउथ दोनों के जो एनवायरनमेंट लीडर्स थे उनके व्यूज को रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि नॉर्दर्न कंट्रीज चाहते थे, फिर से बता रहा हूं, नॉर्दर्न मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, वो चाहते थे कि ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो क्योंकि उनको कैपिटलिज्म। लेकिन बाद में उनको ये समझ में आ गया कि हमको साथ में मिलकर काम करना है, वरना एनवायरमेंट ही नहीं बचेगा। तो कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, वाटर्स एंड लैंडफॉर्म्स को हम हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट, ऑक्सीजन करने का मतलब जहरीली गैसेस का ज्यादा होना, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आएगी हमको। तो अगर हम इतना ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे अपने एनवायरमेंट को तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई बहुत सारी स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो ही गई हैं, हम ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नेचर का क्या है, यूनिवर्स का क्या है, हमारी कोई औकात नहीं है, ठीक है। हम 1 मीटर के अराउंड आते हैं, हबल लिमिट 10⁻60 मीटर, प्लैंक्स 10⁻−34 मीटर, बीच में हम कहीं कोई औकात नहीं हमारी, 1 मीटर के हम हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खत्म तो खत्म, क्या लेना देना, फिर वो चलेगी अपना, जैसे चलता है यूनिवर्स वैसे ही चलेगा। तो इसीलिए इंसान को समझ में आया कि अगर हम एनवायरमेंट को नहीं बचाएंगे, ये तो गिफ्ट है, लाइफ इज अ गिफ्ट गिवन बाय द यूनिवर्स, और उसको हम नेचर के थ्रू ही जीते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन की बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। कंजर्वेशन जो है
वो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वाटर, सन, लैंडफॉर्म्स नहीं रहेंगे तो हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन के एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल्स है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू, कंजर्वेशन की इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है ना, सीधा इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स को खत्म करते जा रहे हैं जो बिल्कुल समुद्र के नीचे मिलते हैं, जिससे फिश जो है अपना खाना बनाती हैं, हमको लगता है कि फाइटोप्लैंक्टन को खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको एलिमिनेट कर दो। लेकिन दोस्तों उसी से ही फिश अपना खाना लेती हैं, फूड चेन डिस्टर्ब होगी, यानी कि फिशरीज इंडस्ट्री को एक तरीके से डिस्टर्बेंस होगी। अगर हम मरीन लाइफ को खत्म करते जा रहे हैं तो इकोनॉमिक हमको बहुत, जो फिशरीज इंडस्ट्रीज हैं वो बर्बाद होंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बहुत लॉसेस होंगे हमको। अगर ऑक्सीजन डिप्लीट होती जा रही है एटमॉस्फेयर में तो बड़ी दिक्कत होगी। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ों को काटते जाएंगे, एक दिन आपको वुड ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं, तो अगर आप सभी साफ कर देंगे तो आपकी इकोनॉमी, जो कैपिटलिज्म नेचर को एक्सप्लॉइट करके थ्राइव कर रहा है, वो कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। हम टेक्नोलॉजी, फिर टेक्नोलॉजी का भी एक रोल आता है। टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा अंदर पेनिट्रेट करेगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी। क्या क्या एनवायरमेंट के साथ कर सकते हैं हम, ये जितना हम पेनिट्रेशन करते जाएंगे, जितना अंदर घुसते जाएंगे, उतना फ्यूचर जो है वो हमारा खराब होता जाएगा। देखो भारत, अब इंडियन व्यू का थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की बात करें तो भारत नेचर को सबसे ऊपर समझता है। इब्राहिमिक रिलीजन, जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी में ये बताया गया है, इस्लाम में भी, इस्लाम में हालांकि कुरान में नेचर को बहुत ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली इब्राहिमिक रिलीजन में इंसान को सबसे ऊपर बताया गया है। मैन जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, और वो डोमिनेंट है। क्रिश्चियनिटी में तो जो ओल्ड अगर आप अप्रोच देखें तो उसमें तो ये भी है कि मैन का तो हक है, इंसान जो है वो ये नेचर को एक्सप्लॉइट कर सकता है अपने जीने के लिए। लेकिन भारत का व्यू बिल्कुल उल्टा है। हमारे अगर आप वेदों में जाएं, अगर आप, तो वहां पे भगवान तक को नेचर का स्वरूप दिया गया है। वराह अवतार, इंद्र जो नेचर है, पवन पुत्र हनुमान, सूर्य भगवान, नेचर को ही भगवान माना गया है ताकि आप नेचर की पूजा कर सको। तो यानी कि नेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने जीवन में आश्रम्स, 4 सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं, ठीक है। चौथी स्टेज में आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है, फाइनल विड्रॉल होता है। तो 4 स्टेजेस जिनको आश्रम कहते हैं ना, उनको पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थ में आपका नेचर बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुप्रीम बीइंग है, एक सुप्रीम बीइंग है और हम उसकी एनर्जी हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमको नेचर या यूनिवर्स को कैसे देखा जाता है कि एक तो क्या क्या एलिमेंट्स है, बेसिक एलिमेंट्स, कि हमको सुप्रीम पावर, ब्रह्म में, ब्रह्म होता है ना, मैंने हिंदुइज्म में मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा, उसमें विश्वास करना है। नॉन डुअलिस्टिक व्यू ऑफ द सुप्रीम बीइंग और सेट ऑफ रूल्स जो हमको परफॉर्म करने हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब ने ट्रीज, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ बहुत जबरदस्त डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण में आप नेचर को देखेंगे कि भगवान की तरह दर्शाया गया है। बहुत बड़ी बात है, हमने ये बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर हम प्लांट्स और फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दैट वुड रिजल्ट इन डिजीजेस एंड पोल्यूशन। ये हमने आज से नहीं, बहुत पहले से समझ लिया था। लेकिन हम क्या है ना कि वेस्ट ने पूरा कब्जा करके रख लिया और वेस्टर्न फिलॉसफी फिर प्रिवेल की कि जितना हो सके नेचर को एक्सप्लॉइट करो। भाई आप देखिए, जितने भी भगवान हैं वो पेड़ों से, नेम्स ऑफ द वेरियस ट्रीज जो हैं, बहुत सारे पेड़ जो हैं उनको भगवान से एसोसिएट किया गया है। जैसे अशोक, अशोक का जो पेड़ है भगवान बुद्ध, इंद्र, विष्णु, अदिति, इनसे एसोसिएटेड है। पीपल, पीपल की हम पूजा करते हैं। विष्णु, लक्ष्मी, वन, दुर्गा, तुलसी, तुलसी की हम पूजा करते हैं। विष्णु, कृष्ण, जगन्नाथ, लक्ष्मी, कादम्ब, कृष्ण, बेर, शिव, दुर्गा, सूर्य, वट, ब्रह्म, विष्णु, शिव, कल, वट सावित्री पूजा होती है ना, ये पेड़ों पे है, हम पेड़ों की पूजा करते हैं। ये हमारी फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी आप देखेंगे तो आपको बहुत पुरानी, अरे अशोक ने तो, सम्राट अशोक ने तो बकायदा इंस्क्रिप्शन तो लिखा था ना, उस पे ये मैसेज दे दिया था कि पेड़ों का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। एनिमल स्लॉटर को बैन किया, पेड़ लगाओ जितना हो सके। कंजर्वेशन का मैसेज जो है ना वो आज से नहीं, बहुत पहले से। तो हमारे कल्चर में, एंशियंट हो चाहे मेडिवियल हो, मॉरल गाइडलाइंस एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए और कंजर्व करने के लिए दी गई।
ये हमारी फिलॉसफी रही है। और मॉडर्न इंडिया में भी देखिए, जैसे बिश्नोई समाज की मैंने पिछली बार बात की थी कि उन्होंने तो 29 सेट ऑफ रूल्स दिए थे कि आप सबसे बड़ा कर्तव्य आपका है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। महाराज अजीत सिंह ने तो बकायदा एक ऑर्डर परवान ये जारी कर दिया था कि जो भी 1754 एडी में कि जो भी पेड़ों को काटेगा छोड़ेंगे नहीं उसे। अनूप सिंह जो बीकानेर के राजा थे, उन्होंने भी ऐसे एक ऑर्डर जारी किया था। बिश्नोई की बात करें तो वो भी राजस्थान में तो बकायदा बहुत इंपॉर्टेंट मान सिंह जो राजा के जो जोधपुर के राजा थे, खेजरी ट्री को के लिए उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया था कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कंजर्वेशन प्रैक्टिस की ओर आते हैं। कंजर्वेशन प्रैक्टिस की बात करें तो दो आइडिया है यहां पे। कंजर्वेशन प्रैक्टिस मैंने बताया ना कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहां पे कॉलोनीज जो हैं, एब्राहिमिक रिलीजन स्पेशली जूडो क्रिश्चियनिटी, जूडो क्रिश्चियंस ये मानते हैं, जो जुडाइज्म और क्रिश्चियंस हैं। इस्लाम की बिलीफ अलग, याद रखिएगा। इस्लाम नेचर, कुरान में आपको नेचर के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, कुरान जो है वो नेचर के बारे में बहुत बताता है और नेचर की पूजा करो, लेकिन वहां पे भी इंसान को ही ऊपर माना जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे नेचर की इज्जत करना बताई गई है। जूडो क्रिश्चियन में भी यही है, लेकिन इब्राहिमिक रिलीजन में इंसान को सबसे ऊपर बताया गया है कि नेचर को इसलिए ही क्रिएट किया गया ताकि ह्यूमन रेस को सर्व कर सके। अब देखो, अब इसका जरा आप लिंक देखो कि यह बताया गया है कि नेचर को इसलिए क्रिएट किया गया कि ह्यूमन को सर्व कर सके। अब हुआ क्या कि भाई 15th 16th सेंचुरी में वॉयजेस स्टार्ट हुए। यूरोपियंस देश जहां पे क्रिश्चियनिटी थी वो पूरी दुनिया में फैली, और जहां जहां ये गई वो इसी बिलीफ से गई कि ये तो धर्म में ही लिखा हुआ है कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहां से यूरोपियन कल्चर फैलना शुरू हुआ और नेचर का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ। कितनी चिड़ियाओं को मार दिया गया, कितने जानवरों को एक्सटिंक्ट कर दिया गया। ठीक है, लाइफ स्टॉक को खत्म कर दिया गया। अफ्रीका को तो ऊपर से लेकर नीचे तक कॉलोनाइज कर लिया गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये शुरू हुआ 15th 16th 17th आते आते 19th सेंचुरी में तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन और डिस्ट्रक्शन हुआ था। अफ्रीका में तो कितने वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनको जबरदस्ती हंट किया जाता था, क्योंकि उससे कैपिटलिज्म, भाई जानवरों की खाल से भी तो चीजें बनाई जाती है। और पहले कोई लॉ नहीं था, अब तो लॉ है ना कि आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, शेरों का शिकार नहीं कर सकते, आपको सजा होगी। उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था, जानवरों को मारा जाता था, उनकी खाल निकाल के कारपेट, बैग्स, ये सब बनाए जाते थे, सोफे आज भी बनते हैं। तो 19th सेंचुरी में तो भयानक डिस्ट्रक्शन हुआ। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो थी वो तो उनको तो बकायदा आदेश दिए गए कि आपको जो करना है करो, ठीक है, जितना हो सके आप एक्सप्लॉइट करो। 19th सेंचुरी में ये रेवोल्यूशनरी चेंज था, क्योंकि यहां पे हमने अपने एनवायरमेंट को पूरा बर्बाद किया, लेकिन बाद में ये पता लगाया गया कि अगर हम ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो खत्म हो जाएगा। इसमें चार्ल्स डार्विन का बहुत बड़ा हाथ है। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने दी, ये बोलता है कि इस व्यू ने लोगों की आंखें ओपन कर दी। ये जो एवोल्यूशनरी व्यू था, उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसे ही करते रहे, अगर ह्यूमन जो है वो ऐसे ही चेंजेस करता रहा तो वो एक्सटिंक्ट कर देगा, खुद भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को भी एक्सटिंक्ट कर देगा। तब जाके लोगों की आंखें खुली। अमेरिका के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, वो कंजर्वेशन वर्ड डे क्या है, थियोडोर रूजवेल्ट के जो एडवाइजर थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि अब हमको एनवायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी है। तो वहां से कंजर्वेशन एज अ नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अगर वेस्ट की बात करें तो समय रूजवेल्ट के चीफ फॉरेस्टर थे गिफॉर्ड पिंचॉट, उन्होंने इस टर्म कंजर्वेशन को पहली बार यूज किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में फिर ये पूरा जो प्रैक्टिस है ये खत्म हो गई। ये प्रैक्टिस शुरू हुई फिर खत्म हो गई वर्ल्ड वॉर 2 में। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपको वर्ल्ड वॉर 2 में एक रेस शुरू हो गई। जर्मनी ने भर भर के एक्सप्लॉइट किया नेचर को, क्योंकि उसको बड़े बड़े हथियार बनाने थे। इसके लिए फिर और बॉम्बारी हुई और कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। इंसान तो मरे ही मरे, कितने जानवर मरे, उनकी तो कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है। तो बहुत सारे जानवर जो है मारे गए, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हुआ। फिर 1945 के बाद से एक नया जमाना कैपिटलिज्म शुरू हुआ, वहां पे भी एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन। तो अभी दोस्तों बहुत बुरी हालत हो गई है और अब फाइनली सब लोग जागे हैं और सारे देश जो है अब कंजर्व कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब कंजर्व करने से देखिए अभी भी चीजें तो बहुत तेजी से चल नहीं रही है, लेकिन अगर अब कंजर्व हम नहीं करेंगे तो हम गए काम से, तब तो खत्म हो जाएंगे। समझ गए आप? तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।